हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे इस टॉपिक में एमबीबीएस इन मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मध्य प्रदेश के अंदर एमबीबीएस के प्रवेश के लिए आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए इस वीडियो के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एमबीबीएस इन मध्य प्रदेश के अंदर एमबीबीएस के एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे, एज वेल एज कितने प्रकार की कॉलेजेस है, कॉलेज के टाइप कितने हैं, एज वेल एज फी स्ट्रक्चर उसका क्या है। थर्ड टॉपिक में हम कवर करेंगे नीट यूजी वर्सेस कॉलेज कट ऑफ 2023 में कितने लास्ट कट ऑफ में किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला हुआ था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। आपको एट अ टाइम ऑफ मध्य प्रदेश के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो हैंडी करके रखने हैं, एंड आफ्टर गेटिंग एडमिशन लेटर आपको एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको साथ में कैरी करना है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे एंटायर एडमिशन प्रोसीजर, किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर एमबीबीएस में आप प्रवेश ले सकते हो, उसका क्या एडमिशन प्रोसीजर पूरा रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप, क्या क्या स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ है, मेगावी स्कॉलरशिप क्या है, मुख्यमंत्री योजना क्या है, उसके बारे में मध्य प्रदेश के योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो गवर्नमेंट का बॉन्ड है, यहाँ पे मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है बॉन्ड में कंफ्यूज है। तो आज हम मध्य प्रदेश में कौन कौन से बॉन्ड और किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं उसके बारे में अंत में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एमबीबीएस इन मध्य प्रदेश, फर्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स, आपको मध्य प्रदेश में या फिर एंटायर इंडिया में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, विच इज़ जनरल कैटेगरी के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उसको मिनिमम 12th स्टैंडर्ड में 50% जो है वो मैंडेटरी है, विच इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के कंबाइंड प्रैक्टिकल के साथ मार्क जोड़ के 50% जो है वो आपको लाने हैं थियरिकल और प्रैक्टिकल के लिए। तो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे 50%। एंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, एससी बीसी और ओबीसी के जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट के लिए 45% का 12th में क्राइटेरिया है। मित्रों, एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए नीट का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। से फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर नीट का जो एलिजिबल कट ऑफ था फॉर जनरल कैटेगरी 137 था और कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 113 के आसपास था। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आई एम श्योर दैट कि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं। आपको 12th में 50% से ज़्यादा होने चाहिए और नीट में आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो उसके बाद आप आसानी से एमबीबीएस के अंदर प्रवेश ले सकते हो। कितने प्रकार की मध्य प्रदेश में कॉलेजेस है और क्या उनका फीस का धोरण है, क्या कितनी बैठकें टोटल है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और सेकंड जो कैटेगरी है विच इज़ प्राइवेट कॉलेजेस। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश में 2 कैटेगरी के कॉलेजेस है, एक प्राइवेट है और एक गवर्नमेंट है। और यहाँ पे जितने भी एडमिशन होते हैं वो dme.mponline.government.in की वेबसाइट के माध्यम से होते हैं। तो आपका मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए एंटायर जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन के माध्यम से होता है और इस वेबसाइट के माध्यम से वो एडमिशन प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जितनी भी है एमबीबीएस के लिए, उनकी टोटल 2275 बैठक है, 2275 बैठक है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 2200 बैठक है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के दोनों में लगभग 2-2000 बैठकें एमबीबीएस के लिए है। और यहाँ पे गवर्नमेंट के अगर फीस के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट में पर एनम जो है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास फीस है, और आपका प्राइवेट के अंदर 9 लाख रुपए से शुरू होकर 17 लाख तक जो फीस का धोरण है वो रहता है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज और परसेंटेज वाइज हम इसको सीट को किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट में मध्य प्रदेश के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर 40% जो सीटें हैं वो जनरल कोटा के लिए है, 20% सीट जो है वो रिजर्व्ड है एसटी कैटेगरी के लिए, 16% जो सीट है वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है,
और 14% जो सीटें हैं वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है एंड 10% सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर 2275 बैठक के अंदर इस हिसाब से सीट का जो रेशियो है उसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे अब प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे तो टोटल 2200 बैठक के अंदर 15% जो सीटें हैं वो एनआरआई कैटेगरी की है और 5% जो है वो सीटें जो है वो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए है और यहाँ पे 5% सीट जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जिसका स्कूलिंग हुआ है उन बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है और 75% जो सीटें बैठकें जो बचती है उसके अंदर ओपन कैटेगरी, एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के लिए डिफाइन किया गया है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर टोटल कितनी बैठक है, क्या उसका फीस का धोरण है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है और किस हिसाब से जो है वो परसेंटेज वाइज सीट का रेशियो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि कॉलेज टाइप और फीस डिटेल पे आप क्लियर हो। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कुछ भी अगर आपके डाउट रह जाए तो हम डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर मेंशन करेंगे ताकि आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मार्गदर्शन ले सकते हो। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ऑफर किए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो सबसे पहले गांधी मेडिकल कॉलेज जो है भोपाल, उसके बाद ग्वालियर का कॉलेज है, उसके बाद इंदौर का कॉलेज है। तो कुल मिला के हम आपको एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे कि कितनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो है वो आप एडमिशन ले सकते हो। और अब आगे बात करेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जितनी भी है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर से फॉर एग्जांपल पीपल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस है भोपाल, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस है इंदौर, उज्जैन में आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेजेस है। तो यहाँ पे टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसका लिस्ट जो है वो आपको दिया हुआ है। तो मित्रों ये जो लिस्ट है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे ताकि आप एक एक यूनिवर्सिटी को है अच्छे से देख पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, नीट यूजी वर्सेस कॉलेज कट ऑफ। तो 2023 से हमने जो रेफरेंस लिया है उस रेफरेंस के हिसाब से हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉलेजेस में क्या कट ऑफ में लास्ट में एडमिशन रुके हुए थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ध्यान से देखना, इस वीडियो को देखने के बाद, इस स्लाइड को देखने के बाद आप एक अप्रोक्स अंदाजा लगा सकते हो कि आपके बेटे या बेटी को इस साल कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, एज वेल एज आपको गवर्नमेंट में एडमिशन मिलेगा या फिर प्राइवेट में एडमिशन मिलेगा। बहुत आसान तरीके से मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस हिसाब से लास्ट ईयर में कौन सी कॉलेज में कितने कट ऑफ में एडमिशन हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्या कट ऑफ रहा था 2023 के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वहाँ पे 563 नंबर पे लास्ट में एडमिशन अटका हुआ था, विच इज़ इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना। तो यहाँ पे 563 नंबर का जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट में लास्ट में जो है वो एडमिशन लिया हुआ है, उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसको एडमिशन नहीं मिल पाया है। एज वेल एज जो ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 ऐसे 3 राउंड के अंदर क्या कट ऑफ में स्टूडेंट को एडमिशन मिला था उसका यहाँ पे पूरा सीट मैट्रिक दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में जो है वो 560 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो सतना का है वहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट है तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि 445 नंबर पे जो है वो लास्ट में एडमिशन रुका हुआ था। तो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को गवर्नमेंट में 545 के अंदर एडमिशन हो गया था। उसके बाद जो एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स है उसमें राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 में द लोवेस्ट स्कोर वाला जो एडमिशन हुआ था विच इज 338 नंबर वाले स्टूडेंट का जो है वो गवर्नमेंट के अंदर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था। तो यहाँ पे मित्रों ये जो है वो एक सिर्फ 2023 का अंदाजा है। इस अंदाजे के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। 2024 जब नीट यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे कि आपका एडमिशन जो है कितने कट ऑफ में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यहाँ पे लगभग आपको जो अंदाजा दिया गया है वो 2023 का दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्या कट ऑफ में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले हुए थे। स्टूडेंट्स
अब बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2023 में क्या कट ऑफ रहा था, कौन से लास्ट कट ऑफ में स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के 12 इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है मध्य प्रदेश के अंदर। उसमें यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, 3 राउंड का जो कट ऑफ का जो सीट मैट्रिक है वो आपको दिया गया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस हिसाब से कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एससी एंड एसटी, चारों कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ दिया हुआ है। तो अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो लास्ट में 456 वाले नंबर स्टूडेंट्स को रामाकृष्णा मेडिकल कॉलेज भोपाल के अंदर आसानी से एडमिशन मिल गया था। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 454 नंबर वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला हुआ था राउंड 2 के अंदर लोवेस्ट स्कोर इन एससी कैटेगरी 336, 336 नंबर पे लास्ट में एडमिशन मिला हुआ था जबलपुर की कॉलेज के अंदर। और एसटी कैटेगरी के अंदर लोवेस्ट नंबर 220 के अंदर रामाकृष्णा मेडिकल कॉलेज जो भोपाल में है उसमें एडमिशन मिल चुका था। तो यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कौन से कट ऑफ में कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आसानी से एडमिशन लास्ट ईयर में हुए थे। और आने वाले टाइम में जैसे ही 2024 का नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो हम आपको विस्तार में बता पाएंगे कि आपका एडमिशन आपके कट ऑफ के हिसाब से कहाँ हो पाएगा। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। हमारी पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा होगा कि हमने 15% जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है उसमें एनआरआई कोटा की बात की थी। तो आइए समझते हैं कि किन प्रकार से एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन जो है वो ऑफर किए जाते हैं। तो सबसे पहले एनआरआई एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पे 15% जो है वो एनआरआई कोटा की सीट जो है वो रिजर्व्ड है। लेकिन एनआरआई कोटा के अंदर किन प्रकार की कैटेगरी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को नहीं पता है कि कैसे एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन लिया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 3 प्रकार के जो है वो एनआरआई कैटेगरी होते हैं। नंबर 1 इज सेल्फ एनआरआई। जो स्टूडेंट खुद एक एनआरआई है, खुद एक दूसरे कंट्री में रह रहा है, भारत में नहीं रह रहा है, वो स्टूडेंट्स को एनआरआई कैटेगरी में सेल्फ एनआरआई कैटेगरी कंसीडर किया जाता है। द सेकंड वन इज अ स्पॉन्सर ऑफ रिलेटिव, यानी कि स्टूडेंट्स के कोई चाचा है, चाची है, मामा है या उसका कोई भी रिलेटिव, नाना नानी है, वो अगर फॉरेन कंट्री के अंदर रह रहे हैं, अगर वो उसको स्पॉन्सरशिप के तौर पे मध्य प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज में स्पॉन्सर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बेस पे वो एनआरआई कोटा के अंदर एडमिशन ले सकता है। और लास्ट में जो है वो है स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एनी फ्रेंड, यानी कि कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल है कि जो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है इन एनआरआई कैटेगरी के अंदर, तो वो आप उसके बेस पे भी आप डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे आप एनआरआई कैटेगरी में एडमिशन ले सकते हो। एनआरआई कैटेगरी की जो फीस है वो पर एनम मध्य प्रदेश के अंदर 27 लाख रुपए से शुरू होती है पर एनम, और मैक्सिमम जो है वो 50 लाख रुपीस तक जो है वो फीस जाती है। तो यहाँ पे जिसके नंबर कम है, जिसके बहुत कम नीट में नंबर है, जस्ट क्वालिफाइंग नंबर है, उन बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चे एनआरआई स्पॉन्सरशिप में या फिर सेल्फ एनआरआई में या फिर फ्रेंड्स एनआरआई में वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान में दोहराता हूँ आपको मित्रों कि ये जितनी भी कॉलेजेस है उसके अंदर जो फीस जो है जो नेगोशिएबल है, यहाँ पे आपका से फॉर एग्जाम्पल कि 27 लाख रुपया फीस है, दैट डजंट मीन कि आपको पर एनम 27 लाख रुपया ही देना है। यहाँ पे आप कोई भी कॉलेज ले लीजिए, से फॉर एग्जांपल इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर ले लीजिए, या फिर आप देवास का अमलटास मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, या फिर आप सुख सागर मेडिकल कॉलेज जबलपुर ले लीजिए। यहाँ पे अगर आपके अच्छे एजेंट या फिर अच्छे जो एडमिशन कंसल्टेंट है, अगर उनके साथ अगर आप जोड़ोगे तो ये जो फीस है वो नेगोशिएबल है और ये बहुत ही कम पैकेज में ऑफर किया जाता है लास्ट में। तो यहाँ पे मित्रों आपको एनआरआई कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेने के लिए अदर स्टेट से भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, राजस्थान के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं, गुजरात के भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स जो है वो एनआरआई कैटेगरी के अंदर मध्य प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं। होपफुली आपको एनआरआई कैटेगरी और स्पॉन्सरशिप के बारे में मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। अगर कुछ भी डाउट रह जाए तो आप हमारे किसी भी हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन कर सकते हो, एज वेल एज हमारा तो इंदौर में हमारा विजयनगर में जो है हेल्पलाइन सेंटर है, तो वहाँ पे आप खुद जाके भी काउंसलिंग प्रोसीजर के लिए फ्री मार्गदर्शन ले सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन।
जब आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के प्रवेश के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट जो है वो हैंडी करके रखने हैं। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में रखने हैं, जो रजिस्ट्रेशन के टाइप पे आपको ऑनलाइन ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नीट का स्कोर कार्ड। आफ्टर नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगा। न्यूज़पेपर के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से आप देख सकते हो कि एमबीबीएस का प्रवेश प्रक्रिया कब से शुरू हो रहा है। तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है तब आपको नीट का स्कोर कार्ड जो है वो आपको रखना है साथ में। टीसी ओरिजिनल आपका चाहिए साथ में। माइग्रेशन जो है वो आपका ओरिजिनल चाहिए। 10th और 12th के ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो हमारे पास हैंडी रखने हैं। गैप का कोई सर्टिफिकेट है तो उसका एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल कि 10th और 12th में कुछ गैप है तो वो हमको मेंशन करना पड़ेगा एफिडेविट के तौर पे। उसके बाद 15 पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो हमको हैंडी रखने हैं। 10 पेरेंट्स के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हैंडी रखने हैं। आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पेरेंट्स आधार कार्ड। अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो, कास्ट सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी रहेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, एसटी हो या एससी हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई स्कॉलरशिप की योजना में अगर आप पार्ट ले रहे हो, आप स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हो, उन संजोगों के अंदर आपको इनकम का सर्टिफिकेट जो है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिमाग में रखना है आपको कि 200 KB के अंदर होना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट जो है वो 200 KB से अबोव का साइज नहीं होना चाहिए, ताकि आपको उसको अपलोड करने में काफ़ी आसानी रहेगी। साइज रिड्यूस करने के लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप गूगल में जाके किसी भी फाइल का जो है वो साइज रिड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट और रजिस्ट्रेशन का पूरा सेक्शन दिया हुआ है, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रहे हो, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में जो रिपोर्टिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए। से फॉर एग्जांपल के एडमिशन प्रोसीजर के अंदर आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि राउंड वाइज किस हिसाब से मध्य प्रदेश में एडमिशन होते हैं। लेकिन अगर एडमिशन मिलने के बाद, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद जब आप इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको साथ में कैरी करने हैं। तो सबसे पहले जो है वो नीट एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, वो आपको साथ में रखना है। काउंसिलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो आपको साथ में रखनी है। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको साथ में रखना है जो ऑनलाइन जनरेट होकर आपको प्रिंट आउट निकालना है। यूजी अटेंडेंस स्लिप अगर अवेलेबल है तो नोडल ऑफिसर से वो आपको साथ में रखनी है। 11th, 12th और 10th का मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल आपको साथ में कैरी करनी है। टीसी ओरिजिनल लेके जाना है आपको। माइग्रेशन हो गया, गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट हो गया, फोटोग्राफ की जो बात की थी, डोमिसाइल अगर आप दूसरे स्टेट से पढ़े हुए हो तो यहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए कंपलसरी रहेगा, दूसरे स्टेट्स में अगर आपका बोर्न हुआ है तो। पेरेंट्स आधार कार्ड हो गया, पान कार्ड हो गया, परफॉर्मा 7 और परफॉर्मा 9 वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एट अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने आपको एक लिस्ट के माध्यम से बताया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप स्कॉलरशिप की योजनाओं में या SC SC OBC के अंदर आप कैटेगराइज कर रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका चाहिए। ITR अगर आपको स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आपके 3 इयर्स के ITR है वो भी देखे जाएंगे कि आपका क्या इनकम का स्लैब है। उसके बाद आपका फॉर्म 16 जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो भी है स्कॉलरशिप के लिए जो जमा करना होता है वो फॉर्म 16 है। इसके बारे में हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग के दौरान या तो फिर टेलीफोनिक माध्यम से आपको इस डिटेल में बता देंगे। फिर उसके बाद जो है वो सीट लिविंग बॉन्ड, अदर बॉन्ड एट कॉलेज। से फॉर एग्जांपल कि आपका 4.5 या 5.5 साल की जर्नी के दौरान अगर आप सीट को लीव कर रहे हो तो उसका एक बॉन्ड जो है वो आपसे साइन करवाया जाता है। अदर A1 और 2 जो है प्रैक्टिस के बॉन्ड है उसके वो भी आपको साइन करवाया जाता है। तो वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि बॉन्ड क्या है। फिर उसके बाद आप जो भी आपका पोर्टल का जो अपडेट ऑप्शन जो हुआ है वो आपको इसमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टिंग के लिए लगभग मोटा मोटा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट और साथ साथ में डॉक्यूमेंट जब रिपोर्टिंग करने के लिए जाओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके बारे में आप मेक श्योर कि आप क्लियर हो। और ये वाला जो सेक्शन है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे ताकि आप कभी भी जाके उसको देख सकते हो। स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट MBBS इन मध्य प्रदेश के इस टॉपिक में आज, विच इज ऑनलाइन UG काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग जब शुरू होगा, राउंड 1, राउंड 2 किस हिसाब से किस प्रकार से कंडक्ट किया जाता है उसके बारे में आप इन डेप्थ नॉलेज आपको देंगे। तो सबसे पहले आपको dme.mponline.government.in के पोर्टल में जाना है।
वहाँ पे आपको जिस हिसाब से हमने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बनाया था उस हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद सबमिशन करना है, आपको जो सारे डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना है, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका चॉइस फिलिंग। किस प्रकार से आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में आप चॉइस फिलिंग करते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट जो है वो अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो नहीं ले पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे सबमिशन चॉइस का जो है उसके बाद आपका चॉइस लॉकिंग जो है वो कैंडिडेट के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। फिर उसके बाद राउंड 1 का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें 2 प्रकार से उसका रिजल्ट होता है। 1 इज यस, अगर आपको अलॉटमेंट हो गया है तो क्या प्रोसीजर है, अगर अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो क्या प्रोसीजर है। राउंड 1 में अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो आप उसको पोर्टल में जाके डीएमयू की वेबसाइट पे उसके सेकंड राउंड के लिए उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद आपको फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और फ्रेश चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है वो आप सेकंड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट जो है वो ले सकते हो। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपका सीट अलॉटमेंट हो गया है तो अगर आप अपग्रेड करने के लिए जाना चाहते हो, यानी कि अगर आप वो इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते और आप आगे जाके अलग इंस्टीट्यूट के अंदर या उससे भी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। वापस से आपको जो है वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना रहता है, और उस हिसाब से अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है। लेकिन अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है उसका एंड हो जाता है, और आपको एक अलॉटमेंट लेटर और आपका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो लेके आपको ज्वाइनिंग करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर अलॉटमेंट हुआ वहाँ पे आपको जाना होता है। तो अभी राउंड 1 के बारे में हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लिया है, अब हम दोबारा दूसरे राउंड के बारे में अब डिस्कस करेंगे। अब राउंड 2 के अंदर जब आपका अलॉटमेंट नहीं हो रहा है उन संजोगों के अंदर आपको जो है वो मॉपअप राउंड के लिए जो है वो आपको चॉइस फिलिंग फ्रेश से करना होता है। अगेन दूसरी बार रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल कि राउंड 3 के अंदर अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो वहाँ भी अगर आपको अपग्रेड करना है तो उसका अपग्रेड का ऑप्शन आता है। अगर अपग्रेड नहीं करना है तो यहाँ पे आपका काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो पूर्ण होता है। तो आपको जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर अलॉटमेंट लेटर मिला है उस इंस्टीट्यूट के अंदर आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हो। उसके बाद मित्रों मॉपअप राउंड का जो अलॉटमेंट है वो मॉपअप राउंड के अंदर एमबीबीएस का सीट का अलॉटमेंट है। उसमें अगर आपको मॉपअप राउंड के अंदर एडमिशन मिलता है तो आपको इंस्टीट्यूट के अंदर जाके ज्वाइनिंग करना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आपका स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाएगा, तो उसमें आपका वापस से चांस लगने का रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों मॉपअप राउंड के बाद अगर स्टे वैकेंट राउंड में बहुत ही जूझ सीट जो है वो बचती है तो उस स्टे वैकेंट राउंड के अंदर भी स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकता है। तो कुल मिला के राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड एंड स्टे वैकेंट राउंड, इस हिसाब से जो है वो एंटायर एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन के माध्यम से की जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आइए आने वाली स्लाइड में और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, किन किन प्रकार की स्कॉलरशिप जो है वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से ऑफर की जाती है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है विच इज़ मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, और सेकंड स्कॉलरशिप इज मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, और थर्ड वन इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो यहाँ पे दोस्तों 3 प्रकार की जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर की जाती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब इन तीनों स्कॉलरशिप में थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे कि इन स्कॉलरशिप में किस हिसाब से स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों बात करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। वो स्कॉलरशिप की योजना में आपको ध्यान देना है 12th में अगर 70% मार्क है, अगर आपका 70% या स्टेट बोर्ड के अंदर मार्क्स है और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अंदर अगर आप 85% मार्क है तो 100% ट्यूशन फीस जो है वो वेवर है। 100% स्कॉलरशिप जो है वो सरकार की ओर से आपको दी जाती है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। ये मेधावी का जो ये स्कॉलरशिप चलता है मध्य प्रदेश में वो काफ़ी अच्छा और बच्चों के लाभार्थ के लिए है, और यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एमबीबीएस का पढ़ाई है वो कर सकता है। और सेकंड क्राइटेरिया जो है वो उसका है कि आपका एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स के मदर और फादर दोनों की कंबाइंड इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम है तो वो मेधावी योजना के लिए एलिजिबल
नहीं होते हैं। तो ये मेघावी योजना के अंदर जो है वो 100% स्कॉलरशिप जो है वो दी जाती है। एवरी ईयर 100% जो है वो फीस जो है वो गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। आइए सेकंड योजना के बारे में बात करेंगे। सेकंड योजना जो है वो है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, MMJKY के नाम से जानी जाती है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर जो लेबर कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जिसका मध्य प्रदेश में अनस्किल्ड वर्कर के तौर पे काम करते हैं, उन बच्चों के लिए 100% जो है वो ट्यूशन फीस माफ़ की जाती है गवर्नमेंट की ओर से। तो ये सेकंड जो है मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना है, उसका भी आप लाभ ले सकते हो। थर्ड स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जो है उसके लिए जो OBC स्टूडेंट जितने भी है वो OBC स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उसका फैमिली इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम होगा, तो उसके लिए भी 100% जो है वो स्कॉलरशिप दी जाती है इसके ये स्कीम के अंतर्गत। और ST और SC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है जिसका इनकम 6 लाख रुपए से एनुअल इनकम कम है, उन बच्चों के लिए भी 100% जो है वो स्कॉलरशिप स्टेट के द्वारा दी जाती है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अब बात करेंगे बॉन्ड के बारे में, गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में। मध्य प्रदेश में MBBS के लिए क्या बॉन्ड का प्रक्रिया है और किस प्रकार का बॉन्ड होता है। ज़्यादातर देखा गया है कि स्टूडेंट को बॉन्ड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है, ना ही तो पेरेंट्स को होता है, ना ही तो स्टूडेंट्स को होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में MBBS के लिए बॉन्ड का क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले जो बॉन्ड है विच इज सीट लिविंग बॉन्ड। अगर एंटायर ड्यूरेशन में अगर स्टूडेंट जो है वो ड्रॉप करता है किसी भी कारणवश, अगर वो आगे अभ्यास नहीं करना चाहता है, तो 30 लाख रुपीस जो है वो बॉन्ड का अमाउंट जो है उसको पे करना रहेगा। वो 30 लाख रुपीस जो है वो नीड टू पे टू दैट इंस्टीट्यूट। उस इंस्टीट्यूट में उसको ये रकम जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो सीट छोड़ सकता है। और उसके बाद जो रूरल सर्विस का बॉन्ड है, ठीक है, वो उन बच्चों के लिए है कि जो बच्चे 100% स्कॉलरशिप में या मुख्यमंत्री योजना में या फिर मेघावी योजना में जो गवर्नमेंट की ओर से फ्री में पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों के लिए आफ्टर क्वालिफाइंग MBBS का अभ्यास पूर्ण होने के बाद या तो उसको 10 लाख रुपया भरना है या तो फिर उसको 2 साल का जो है वो अपना सर्विस जो है वो रूरल एरिया में देना है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप क्लियर हो कि जिन स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप का बेनिफिट लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 10 लाख रुपए बॉन्ड तोड़ने का अमाउंट है। अगर उसको 2 साल सर्विस नहीं करनी है तो उसको 10 लाख रुपया सरकार को जमा करना है। अगर उसको 2 साल सर्विस देनी है तो उसको 1 भी रुपया जमा नहीं करना है। उस हिसाब से ही अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर किसी बच्चे ने एडमिशन लिया है और ये स्कॉलरशिप का लाभ लिया है, मुख्यमंत्री योजना या मेघावी योजना या किसी भी पोस्ट मैट्रिक योजना का लाभ लिया है, तो उन बच्चों के लिए या तो 5 साल जो है वो रूरल एरिया में सर्विस करना रहेगा। अगर उसको 5 साल सर्विस नहीं करना है तो उसको 25 लाख रुपया जो है वो गवर्नमेंट को पे करके इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड के बारे में सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि किस हिसाब से स्कॉलरशिप वाले बच्चों को गवर्नमेंट में क्या बॉन्ड का प्रक्रिया रहता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर क्या बॉन्ड का प्रक्रिया रहता है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से MBBS इन मध्य प्रदेश के आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। प्राइवेट कॉलेजेस में किस हिसाब से एडमिशन होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में किस हिसाब से एडमिशन होते हैं, कौन सी वेबसाइट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, किस किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं, फीस का धोरण क्या रहता है। लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कुछ भी डाउट हो जाए तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हेल्पलाइन सेंटर है वो आपके लिए ओपन है। आप किसी भी वक्त अपॉइंटमेंट लेके हमारे किसी भी काउंसलर या किसी भी मार्गदर्शक के पास जाके आप फ्री में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वी आर लोकेटेड इन इंदौर गुजरात में, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र में पुणे, राजस्थान में उदयपुर और अलवर में हमारे हेल्प सेंटर्स है, जहाँ पे जाके आप सारी प्रक्रिया जो है भारत के किसी भी स्टेट का काउंसलिंग है उसके बारे में आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले टाइम में और भी वीडियोस इसमें आएंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप जो है वो मेडिकल का जो अभ्यास के लिए आपके सारे सपने जो है उसको साकार करने में हम आपको मदद रूप होंगे। थैंक यू वेरी मच।